हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? उसमें बैंकिंग संस्थाएं आती हैं, बीमा संस्थाएं आती हैं, म्यूचुअल फंड संबंधी संस्थाएं आती हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी आते हैं ना। इन सभी को मिलाकर के हम बोल देते हैं वित्तीय संस्थाएं। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी आती हैं। तो आपके सिलेबस में आरबीआई दिया हुआ है, सेबी दिया हुआ है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दी हुई है, एनबीएफसी दी हुई है। तो ये सभी हमें पढ़ना है। रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चीजें आ रही है ना। तो पहले वित्तीय संस्थाएं समझ लेते हैं क्या है, फिर आरबीआई के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है मतलब जैसे ग्राहक का धन जमा रखना है अपने बैंक में, या कोई बीमा कंपनी है वहां पर जो है ग्राहक का धन जमा रखना है, ग्राहकों को ऋण देना है, बैंक ड्राफ्ट देना है ना, या अन्य बैंकिंग सुविधाएं या वित्तीय सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना है। तो इनको कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, तो ओवरऑल दो भागों में वित्तीय संस्थाओं को बांटा गया। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बैंक है, बीमा कंपनियां है, पेंशन फंड कंपनियां है ना, एनबीएफसी इसमें आ जाएंगी। अभी हम आगे पढ़ने वाले एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसको कहा जाता है। तो ये है वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत। ओवरऑल दो भागों में वित्तीय संस्थाओं को बांट दिया गया है। एक के अंतर्गत बैंकिंग वित्तीय संस्थान आते हैं, दूसरा आता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनको एनबीएफसी कहते हैं। तो इन सभी का हमें यहाँ पर डिटेल पढ़ना है ना, बैंकिंग वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, बैंकिंग वित्तीय संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पिछले एग्जाम में यानी पिछले प्री में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये पूछा गया था कि एसएलआर का क्वेश्चन था। वो एसएलआर की न्यूनतम सीमा कितनी थी जिसे 2007 में आरबीआई ने समाप्त कर दिया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। एसएलआर यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, उसको बोलते हैं सावधिक तरलता अनुपात। ये ऐसा अनुपात होता है जिसे बैंकों को अपने पास रखना होता है, तरल रूप में, लिक्विड मनी के रूप में उनको रखना होता है। तो ये पहले 25% से 40% तक हुआ करती थी। 2007 में आरबीआई ने क्या किया, 25% की जो मिनिमम लिमिट है उसको समाप्त कर दिया है। तो अभी जो है ये एसएलआर चल रहा है वो 18%। 2007 के पहले जो है 25% से नीचे नहीं हो सकता था। तो 2007 में जब इसकी मिनिमम लिमिट 25% को हटा दिया गया तो अब जो है ये 18% हो गया है। ठीक है, तो अब बाकी डिटेल हम इसका पढ़ेंगे। सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक दर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, ये सारी चीजें हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले जो सिफारिश है चैम्बरलेन आयोग द्वारा की गई थी। चैम्बरलेन आयोग कब का है, तो 1914 का है। तो 1914 के चैम्बरलेन आयोग ने जो है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सर्वप्रथम सिफारिश की। देखो, सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई और किसकी सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया, ये एक दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए। आपको पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना की सर्वप्रथम सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो उसमें नाम आता है चैम्बरलेन आयोग 1914। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई है। ये है दूसरा फैक्ट। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग ये है 1926 के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। यानी इसकी स्थापना के लिए सिफारिश हिल्टन यंग आयोग ने भी की थी 1926 में,
और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर ही जो है आरबीआई को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935, इसने भी इसके लिए सिफारिश की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान था। तो किस आयोग की सिफारिश पर हुई स्थापना? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई, है ना। तो आरबीआई एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत हुई। तो 1 अप्रैल 1934 को हुई, लेकिन अधिनियम कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1935, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई। सबसे पहले इसकी सिफारिश चैम्बरलेन आयोग ने की थी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जब उस समय स्थापित इसकी स्थापना हुई थी तो अधिकृत पूंजी जो इसके पास थी वो 5 करोड़ थी। टोटल पूंजी, अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले जो है ये प्राइवेट सेक्टर में जो है इसको स्थापित किया गया था, निजी अंशधारियों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। निजी शेयरधारक जो थे उन्होंने इसको स्थापित किया था, और बाद में जो है सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी सरकार ने अपने इसको अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो उसी समय जो है ये केंद्रीय बैंक बन गया, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, और इसका मुख्यालय स्टार्टिंग में जो है इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था ना। आपको पूछा जाता है कि आरबीआई का प्रारंभिक जो हेड ऑफिस था कहां पर था? तो कोलकाता था। बाद में जो है इसका मुख्यालय मुंबई किया गया है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई तब जो है कोलकाता ही मुख्यालय था, और ये निजी क्षेत्र में स्थापित था। 1 जनवरी 1994 को जो है भारत सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया, और इसी समय एक अधिनियम पास किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इस अधिनियम के तहत आरबीआई को अधिकार मिल गए कि ये जो है अन्य बैंकों को रेगुलेट कर सकता है ना। इसी समय एक अधिनियम आया, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। देखिए इसी समय का है जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1994 की बात, 1 जनवरी 1994 को। उसके ठीक बाद जो है अधिनियम आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत जो है आरबीआई को अन्य बैंकों की गतिविधियों को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया। के तहत आरबीआई को अन्य बैंकों पर नियंत्रण तथा नियमन का अधिकार दिया गया, है ना। ये है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो इसी समय की बात है। मुख्यालय मैंने बताया कि पहले मुख्यालय जो है स्टार्टिंग में कोलकाता हुआ करता था, बाद में इसका मुख्यालय हो गया बॉम्बे, मुंबई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय बोर्ड इनको कहते हैं, क्षेत्रीय बोर्ड, रीजनल बोर्ड। आगे भी इसका जिक्र आएगा, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई है, दिल्ली है। ये 4 जो है इसके क्षेत्रीय बोर्ड है। और इसके अलावा प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक स्थानीय कार्यालय भी होता है, लोकल ऑफिस होता है प्रत्येक राज्य की राजधानी में। जैसे मध्य प्रदेश में इसका ऑफिस जो है भोपाल में है, ठीक है। इसका उद्देश्य मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करना, मुद्रा बाजार को संगठित करना, उसको नियंत्रित करना, विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना है, बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना है, उनको नियंत्रित करना है नगद कोषों का, बैंकिंग क्षेत्र का समुचित विकास करना है, रुपए के बाह्य तथा आंतरिक मूल्य में स्थिरता लाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। रुपए का जो मूल्य है उसमें बहुत ज्यादा
कमी वृद्धि ना हो उसको नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि दोनों ही नुकसानदेह रहती है। कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि के लिए जो उधार उपलब्ध कराना, आरबीआई जो है नाबार्ड को उधार उपलब्ध कराता है, और नाबार्ड जो है अन्य बैंकों को कृषि साख उपलब्ध कराता है, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है, सहकारी बैंक है, इन बैंकों को जो है नाबार्ड कृषि साख उपलब्ध कराता है। फिर ये जो बैंक है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक, ये जो बैंक हैं ये बैंक जो है किसानों को कृषि साख उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से है ना, आरबीआई जो है नाबार्ड को वित्त उपलब्ध कराता है, नाबार्ड जो है उसके नीचे जो काम करने वाले बैंक हैं उनको वित्त उपलब्ध कराता है, और वो जो बैंक है वो किसानों को वित्त उपलब्ध कराते हैं खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए। ठीक है, संगठन तथा प्रबंधन, वर्तमान व्यवस्था उसमें पूंजी है, प्रबंधन है, कार्यालय है, विभाग है, इस तरीके से जो है इसका हम वर्णन करते हैं, इसका संगठन तथा प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले आता है पूंजी। प्रारंभ में आरबीआई एक निजी शेयर होल्डर्स का बैंक था, जैसे मैंने बताया। स्थापना के समय इसकी जो पूंजी थी, अधिकृत पूंजी थी 5 करोड़ रुपए थी, और यह 100 रुपए वाले 5 लाख शेयर्स में विभाजित थी। 5 लाख शेयर धारक थे और एक शेयर की कीमत थी उसकी 100 रुपए। तो इस तरीके से टोटल हो जाती है 5 करोड़ की पूंजी उस समय, है ना। बाद में फिर क्या हुआ, 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर लिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा अपने अधीन कर लेना, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। तो राष्ट्रीयकरण करके निजी शेयर होल्डर्स के शेयर स्वयं खरीद लिए गए, और प्रत्येक 100 रुपए वाले शेयर की जो कीमत है सरकार ने 118 रुपए 10 पैसे दी थी। 100 रुपए कीमत थी एक शेयर की उसकी, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा ज्यादा दिया, यानी 118 रुपए 10 पैसे जो है मूल एक शेयर का उसने दिया था, जो 100 रुपए का शेयर था आरबीआई का। तो इस तरीके से जो है सरकार ने इसका जो है अधिग्रहण किया था, यानी सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। वर्तमान में आरबीआई की 5 करोड़ जो प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त संचित कोष में 150 करोड़ रुपए की राशि है। आरक्षित निधि जो है ये है 656.8 अरब डॉलर, है ना। टोटल ये अमाउंट जो हो जाता है वो हो जाता है, टोटल जो अमाउंट है उसको बोलते हैं आरक्षित निधि, रिजर्व फंड है ये आरबीआई के पास। आरबीआई जो है बहुत पैसे वाला निकाय है, तो उसके पास जो आरक्षण जो रिजर्व फंड है वो है 656.58 अरब डॉलर आरबीआई के पास है। ये डेटा जो है 7 जनवरी 2024 तक का जो डेटा है, 7 जनवरी 2024 तक आरबीआई के पास जो रिजर्व फंड है वो है 656.58 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, है ना। तो इस तरीके से ये उसके पास रिजर्व फंड है। इसके बाद फिर आता है इसका प्रबंधन। आरबीआई का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, या संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रबंध एवं संचालन एक 20 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है ना। इसमें एक गवर्नर है जो आरबीआई का हेड होता है, प्रमुख होता है, 20 उप गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होता है। सरकार द्वारा मनोनीत 10 निदेशक जो देश के आर्थिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा चारों जो स्थानीय बोर्ड हैं या क्षेत्रीय बोर्ड हैं का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। टोटल ऐसे मिलाकर के 20 सदस्य हो जाते हैं। इसका मैंने और थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पर दिया हुआ, इसी चीज को मैंने थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं। यह है आरबीआई का निदेशक मंडल, इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं, क्या उसके और अंदर जाके पूछे तो इनके बारे में पूछ सकता है कि क्षेत्रीय कार्यालय के कितने पदाधिकारी होते हैं, वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी एक होता है, कितने होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं। तो ये पूरा इस तरह से इसका निदेशक मंडल है। तो एक गवर्नर हो गया जो प्रमुख होता है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी 4 होते हैं, वित्त मंत्रालय का पदाधिकारी 1 होता है, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं जिनको आर्थिक मामलों का ज्ञान हो, जानकारी हो, अनुभव। तो ये है 20 सदस्य टोटल।
उसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ पर दी गई। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, आगे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ये भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। सीडी देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है, ओवरऑल पहले गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। वर्तमान जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ये हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ये 11 दिसंबर 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं, यानी गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं। ये 26वें गवर्नर है, ठीक है। तो आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि जो संजय मल्होत्रा है ये कौन सी क्रम के गवर्नर हैं, किस डेट से उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, या वर्तमान में कौन आरबीआई गवर्नर, क्योंकि ये नियुक्ति अभी हाल ही हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये राजस्व विभाग में जो है सचिव के पद पर कार्यरत थे, वहां से इनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है ना। 4 जो डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में, उनके नाम भी लिखे हुए थे, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन डिप्टी गवर्नर नहीं है। तो ये 4 नाम लिखे हुए हैं, श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रविशंकर, डॉक्टर एम डी पात्रा जो है, ये 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में आरबीआई में काम कर रहे हैं। तो इनके नाम जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है, पहले एक्चुअली जो है इसका लेखा वर्ष जो होता था जुलाई टू जून हुआ करता था, पहले जुलाई टू जून हुआ करता था। 2020 से जो है 15 फरवरी 2020 से इसका लेखा वर्ष चेंज कर दिया गया है, वो अप्रैल टू मार्च हो गया है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इसका लेखा वर्ष होता है, ये पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, तो अभी हो गया है अप्रैल टू मार्च, पहले था जुलाई टू जून, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी कार्यालय, इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है, हमने पढ़ा है, बताया था प्रधान कार्यालय पहले कोलकाता हुआ करता था, बाद में उसको मुंबई चेंज किया गया। क्षेत्रीय बोर्ड 4 हैं, ये भी मैंने बताया है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसके अलावा स्थानीय कार्यालय भी है, लोकल ऑफिस, स्थानीय कार्यालय गांधीनगर, अहमदाबाद, ये दोनों गुजरात में है, बेंगलुरु कर्नाटक, कानपुर यूपी, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना में है, पटना बिहार। तो ये जो है इसके स्थानीय कार्यालय हैं क्षेत्रीय बोर्ड के अलावा, है ना। तो ये है इस तरीके से। और प्रत्येक राज्य की राजधानी में भी एक ऑफिस होता है क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस जो है प्रत्येक राज्य की राजधानी में भी स्थित होता है। इसके अलावा अगर आरबीआई केंद्र सरकार की अनुमति से किसी दूसरे स्थान पर अपनी शाखा स्थापित करना चाहे तो खोल सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की अनुमति से देश के किसी स्थान पर अपनी शाखा स्थापित कर सकता है, खोल सकता है। जहां पर जो है आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है, तो वहां पर जो है एसबीआई के जो प्रधान कार्यालय है वो इस रूप में काम करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जिन स्थानों पर आरबीआई के स्थानीय कार्यालय नहीं है, वहां एसबीआई इसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी एसबीआई के जो प्रधान कार्यालय उस शहर में स्थित है, तो वहां वो जो है इस रूप में कार्य करता है आरबीआई के रूप में। जैसे इंदौर, तो इंदौर में तो आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है, भोपाल में है, भोपाल राजधानी में होता है, इंदौर में आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है। तो इंदौर में आरबीआई के रूप में कौन काम करेगा, तो एसबीआई के जो प्रधान कार्यालय होगा वो जो है इंदौर में आरबीआई के रूप में काम करेगा। वो बात यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसके बाद इसके अंतर्गत कुल 10 विभाग आते हैं। आरबीआई द्वारा जो अपना कार्य संचालन किया जाता है वो 10 विभागों के माध्यम से किया जाता है। टोटल 10 विभाग इसमें आते हैं। जब हम ये विभाग पढ़ लेते हैं, उनके कार्य पढ़ लेते हैं, तो आरबीआई के कार्य भी हमें पता चल जाता है ना। तो पहला निर्गमन विभाग है। निर्गमन विभाग यानी नोटों का निर्गमन करना तथा उनका लेखा जोखा रखना, है ना। आरबीआई का मुख्य कार्य है नोट जारी करना, नोटों का निर्गमन करना, है ना। 1 रुपए का नोट उसको छोड़ करके बाकी जो मूल के नोट है आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका लेखा रखा जाता है। तो इस कार्य में कौन सा विभाग काम करता है, तो निर्गमन विभाग। बैंकिंग विभाग है, सरकारी लेन देन तथा सरकारी ऋणों की व्यवस्था करना, अनुसूचित बैंकों के सीआरआर को अपने पास रखना तथा समाशोधन गृह संबंधी कार्य करना। जो
CRR के रूप में जो अमाउंट होता है, जो अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, तो वो अमाउंट जो है इसी विभाग में जमा होता है। क्षमा शोधन गृह की व्यवस्था जो है आरबीआई द्वारा की जाती है, तो उस काम को इस विभाग संपादित करता है ना। सरकारी लेन देन तथा सरकारी ऋणों की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है ना। सरकार को जो भी उधार चाहिए रहते हैं उसकी व्यवस्था इस बैंक द्वारा, इस विभाग द्वारा की जाती है। इसका नाम है बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विकास विभाग, देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। बैंकिंग विकास विभाग मतलब देश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना, ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है। जहां पर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो है बैंक उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो बैंकों के विकास के लिए काम करता है। ये वित्तीय समावेशन के तहत जो है ये काम चल रहा है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बैंक नहीं है वहां पर बैंकों का विस्तार किया जा रहा है। ये जो है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत व्यवस्था चल रही है। बैंकिंग क्रियाओं का विभाग, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करना ना। जैसे मैंने बताया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है, उनका नियमन करता है। तो आरबीआई जो है इस काम को इस विभाग के माध्यम से करता है, जिसका नाम है बैंकिंग क्रियाओं का विभाग। ठीक है। विनियमन तथा नियंत्रण विभाग, ये विदेशी जो विनिमय के क्रय विक्रय हैं उससे संबंधित कार्य हैं उनको संपादित करता है ना। विनियमन तथा नियंत्रण मतलब विदेशी जो विनिमय है, विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय होता है वो उसका नियमन तथा नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है ना। विदेशी मुद्रा का लेन देन है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय है ना, उसका आदान प्रदान, तो उसका नियमन और नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। औद्योगिक वित्त विभाग, नाम से स्पष्ट है, छोटी तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने का ये काम कर रहा है औद्योगिक वित्त विभाग। ठीक है, उसके नाम से क्लियर हो रहा है। गैर बैंकिंग कंपनीज विभाग, गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनियां हैं उनकी कार्रवाई का नियमन तथा नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की कार्रवाई का नियमन करता है। कानून विभाग, आरबीआई के विभिन्न विभागों को कानूनी परामर्श प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। तो समय समय पर जारी किए गए आदेशों तथा विज्ञप्तियों को इसके द्वारा तैयार किया जाता है। जो भी विज्ञप्ति, जो भी सूचना आरबीआई प्रस्तुत करता है या आरबीआई जो है प्रसारित करता है, उसको तैयार इसके द्वारा किया जाता है। और ये जो है जो भी अन्य विभाग हैं उनको कानूनी परामर्श इसके द्वारा भी प्रदान किया जाता है। शोध विभाग, मुद्रा, साख, वित्त, कृषि, उद्योग, उत्पादन आदि संबंधित समस्याओं की खोज इसके द्वारा की जाती है, उसके आंकड़े एकत्रित हुए प्रकाशित किए जाते हैं। निगरानी विभाग, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी संबंधी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। उनकी जो कार्य प्रणाली है उसकी निगरानी की जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उनको कार्य संचालन में। तो ये इस तरीके से 10 विभाग है, 10 विभागों के माध्यम से आरबीआई द्वारा अपने कार्यों को संपादित किया जाता है। इसके बाद इसके कार्य हैं, टोटल जो कार्य हैं इनको 2 भाग में बांटा गया है। आरबीआई कार्यों को बहुत ज्यादा कार्य है, इसमें एक सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य होते हैं, एक विकास संबंधी कार्य होते हैं। तो ओवरऑल जो कार्य है उनको 2 भागों में यहाँ पर बांट करके बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नोटों का निर्गमन करना, नोट जारी करना, है ना। जैसे मैंने बताया है कि ये जो है आरबीआई 1 रुपए की नोट को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर बाकी की नोट जो है इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50, 100, 200, 500, है ना। तो इन सभी नोटों को इसके द्वारा जारी किया जाता है। इन सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, और 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। तो नोट जारी करने की जो पद्धति उसको बोलते हैं न्यूनतम कोष पद्धति। अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूनतम कोष पद्धति 31 अक्टूबर 1957 से स्टार्ट की गई थी, और उसमें कुछ निश्चित अमाउंट जो है आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। 200 करोड़ का अमाउंट जो है जमा करना पड़ता है, तब आरबीआई अपने पास रखता है, तब जो है नोट जारी कर सकता है। इसको बोलते हैं न्यूनतम कोष पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम
तो आगे हम इसको पढ़ेंगे नोट जारी करने के संबंध में। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में सरकार को जो है बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराता है, सरकार को उधार उपलब्ध कराता है, सरकार का अंतिम ऋणदाता होता है। सरकार का बैंकर, सरकार का परामर्शदाता तो सरकार का अंतिम ऋणदाता होता है। यानी सरकार को जो है कहीं से भी अगर उधार नहीं मिलता है तो फिर आरबीआई सरकार को उधार उपलब्ध कराता है। सरकार से मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से आते हैं। सरकार मतलब केंद्र तथा राज्य सरकार, इनका परामर्शदाता भी होता है। बैंकर यानी बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है और अंतिम ऋणदाता भी होता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, यानी ये बैंकों का बैंक होता है। यानी हमारा जो बैंक है, जैसे हमारा बैंक एसबीआई है तो हमारे बैंक का बैंक है, यानी हमें हमारा बैंक जो भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है वही सुविधाएं जो है आरबीआई हमारे बैंक को प्रदान कर रहा है। बैंकिंग सुविधाएं क्या होती हैं? जमाए रखना है, उधार देना है ना, जो भी सुविधाएं बैंक देता है, जो हमारा बैंक हमें जो सुविधाएं प्रदान करता है वही सुविधाएं जो है हमारे बैंक को आरबीआई देता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। विदेशी जो लेन देन है, विदेशी जो मुद्रा उसका जो लेन देन होता है, उसका जो क्रय विक्रय करता है, क्रय विक्रय होता है, उसका नियंत्रण करता है। इसके माध्यम से भारतीय जो रुपया है उसका मूल्य जो है उसकी मूल्य में स्थिरता बनाए रखने का काम करता है, उसके मूल्य का नियंत्रण करता है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो पाता है ना। तो वही लिखा है, रुपए की विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखना, उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं हो इसके लिए प्रयास करना। साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण का मतलब होता है कि बैंकों द्वारा जो उधार दिया जा रहा है, अन्य बैंक जो है जो उधार देती है मार्केट में, उस उधार पर नियंत्रण इसके द्वारा रखा जाता है। इसके तरीके बहुत सारे हैं, हम आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये है विकास संबंधी कार्य, इसमें समाशोधन व्यय संबंधी कार्य, इसका जिक्र भी आएगा। जो समाशोधन व्यय होता है उसको बोलते हैं क्लीयरिंग हाउस, है ना। हमारा जो डीडी होता है, चेक होता है, वो वहां पर जाकर के क्लियर हो जाता है और उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं समाशोधन व्यय। तो इसकी व्यवस्था जो है आरबीआई द्वारा की जाती है, इस पर डिटेल हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। आंकड़े, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना तो प्रकाशित करना, सरकारी प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक बिलों का क्रय विक्रय करना। सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनका जो है क्रय विक्रय करता है। मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है, ऋण प्रदान करना है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाता है। मौद्रिक तथा साख नीति जारी इसके द्वारा की जाती है। मौद्रिक तथा साख नीति जो है पहले 3 माह के अंतराल जारी होती थी, अब 2 माह के अंतराल जारी होती है। इसके लिए मौद्रिक नीति समिति जो है बनाई गई है, उसका भी आगे डिटेल हम करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने भी बताया था, भारत में नोट जारी करने की पद्धति, ये मुद्रा निर्गमन पद्धति को न्यूनतम कोष पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, मैंने बताया अभी कि 31 अक्टूबर 1957 से हुई है। इस पद्धति के तहत नोट जारी किए जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि एक निश्चित अमाउंट जो है आरबीआई को इसके लिए रखना होता है, तभी जो है वो नोट जारी कर सकती है। पहले इसके स्थान पर आनुपातिक कोष पद्धति चलती थी। पहले इसको बोलते थे आनुपातिक कोष पद्धति। आनुपातिक कोष पद्धति का मतलब ये होता था कि जितने अमाउंट के नोट जो है जारी हो रहे हैं, उतना ही अमाउंट जो है आरबीआई को अपने पास रखना होता था। 1955 में ये पद्धति चलती थी, जिसका नाम था अनुपातिक कोष पद्धति, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि ज्यादा अमाउंट जो है आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता था रिजर्व के। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 1957 में जो है इसके स्थान पर हो गया न्यूनतम कोष पद्धति। इसमें मिनिमम एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया, भाई इससे कम नहीं होना चाहिए और इस हिसाब से वो नोट जारी कर सकता है। तो न्यूनतम कोष पद्धति के अंतर्गत जो अमाउंट अभी रखना होता है वो 200 करोड़ का अमाउंट होता है ना। आरबीआई को नोट जारी करने के लिए किसी भी समय 200 करोड़ का अमाउंट जो है उसको रखना होता है। इसमें 200 करोड़ में स्वर्ण भी होता है, विदेशी ऋण पत्र भी होते हैं।
यानी 115 करोड़ के स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ के विदेशी ऋण होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। तो 200 करोड़ का अमाउंट अगर आरबीआई के पास है, उसमें 115 करोड़ के स्वर्ण है, स्वर्ण ज्यादा है, तो इतना अगर अमाउंट आरबीआई के पास है तो नोट जारी कर सकता है। इससे कम अमाउंट में नोट जारी आरबीआई नहीं कर सकता है। ये है न्यूनतम कोष पद्धति। इसके बाद समाशोधन ग्रहों का प्रबंधन तथा नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। समाशोधन ग्रहों में बैंक ड्राफ्ट है, चेक क्लियर हो जाते हैं और उसका जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, जैसा मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है, समाशोधन गृह की जो स्थापना है ये आरबीआई के कार्यालय में स्थित होती है। जहां पर आरबीआई के कार्यालय नहीं होते हैं वहां पर समाशोधन गृहों की स्थापना एसबीआई के प्रधान कार्यालय में स्थित होती है ना। समाशोधन गृह कहां पर होते हैं? तो एसबीआई के जो कार्यालय होता है वहां पर स्थित होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जहां पर एसबीआई आरबीआई के कार्यालय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एसबीआई के जो प्रधान कार्यालय है वहां पर जो है समाशोधन गृह स्थित होते हैं। समाशोधन गृह मैंने जैसा बताया कि समाशोधन गृह में क्या होता है कि जो बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, उसमें जो अमाउंट लिखा रहता है तो वो अमाउंट जो है क्लियर होता है और क्लियर होकर के हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउस। तो जहां पर हमारा चेक डीडी क्लियर होता है वो उन ग्रहों को कहते हैं क्लियरिंग हाउस, या हिंदी में कहे जाते हैं समाशोधन गृह। ठीक है, इसके बाद सरकार की मौद्रिक नीति जारी करना है ना, इसको मौद्रिक नीति जारी करता है। ये दो प्रकार की नीतियां होती है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय जारी करता है और मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। पहले आरबीआई 3 महीने के अंतराल से जारी करता था, 2014 से ये 2 महीने के अंतराल से जारी कर रहा है। उर्जित पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया है। उर्जित पटेल उस समय डिप्टी गवर्नर थे, बाद में गवर्नर बने। तो जब डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल, तो उनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर अब 2014 से ये जो नीति है, मौद्रिक नीति है, 2 महीने के अंतराल जारी हो रही है। पहले 3 महीने के अंतराल से जारी होती थी। राजकोषीय नीति भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। ये दोनों नीतियां जो है मेंस के सिलेबस में दी गई हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के लिए मौद्रिक नीति समिति बनी है 2016 में, जिसका जिक्र भी आगे हम करेंगे। आईएमएफ में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश के विकास के लिए आवश्यक सुझाव इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। आईएमएफ में एक्चुअली जो है एक गवर्नर होता है, एक सहायक गवर्नर होता है। तो गवर्नर जो होता है वो वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, और सहायक गवर्नर जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो आईएमएफ में सहायक गवर्नर के रूप में काम करता है। यानी जब वित्त मंत्री उपस्थित नहीं होता है आईएमएफ में, तो फिर आरबीआई का गवर्नर जो है उसकी ओर से वहां पर काम करता है, तो देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आरबीआई आईएमएफ में देश का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आगे मैंने लिखा है विश्व में सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो है स्थापित करने वाले देश स्वीडन है। 1668 में उसको स्थापित किया गया था। यूएसए का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है, स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी कहा जाता है। केंद्रीय बैंकों की मां बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाती है। तो खैर बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। साख पर नियंत्रण जो आरबीआई किया करता है उसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक परिमाणात्मक तरीका है, एक गुणात्मक तरीका है ना। आरबीआई द्वारा जो साख पर नियंत्रण किया जाता है उसके 2 तरीके हैं, परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक में दीर्घकालिक और अल्पकालिक है, और दीर्घकालिक के अंतर्गत बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, और एमएसएफ रेट है ना। और गुणात्मक के अंतर्गत प्रचार है, नैतिक दबाव है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, साख का राशनिंग है। ये जो है 2 तरीके हैं। देखिए परिमाणात्मक का मतलब होता है, पहले तो साख का नियंत्रण। साख पर नियंत्रण क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल। जो अन्य बैंक हैं मार्केट में उपभोक्ताओं को जो भी उधार उपलब्ध करा रही हैं
उस उधार पर आरबीआई नियंत्रण जो रखता है उसको हम कहते हैं साख पर नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, है ना। अन्य बैंकों द्वारा बाजार में उपलब्ध कराए गए उधार पर नियंत्रण साख पर नियंत्रण कहा जाता है, आरबीआई रखता है। तो इसमें दो तरीके हैं, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव। परिमाणात्मक मतलब उधार की मात्रा पर नियंत्रण, है ना, मतलब बैंक ज्यादा उधार नहीं दे, इतना उधार दे जिससे वापस हो सके। अगर उधार लगातार दे रहे हैं, उनको वापस नहीं मिल रहा है उधार, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए, बैंकों को बचाने के लिए आरबीआई नियंत्रण रखते हैं। इसको बोलते हैं परिमाणात्मक, मात्रा परिमाण पर, क्वांटिटी पर नियंत्रण रखना कि ज्यादा उधार नहीं दे पाए। गुणात्मक मतलब क्वालिटी पर नियंत्रण, यानी ऐसी फर्म, ऐसे उपभोक्ता को ही उधार दिया जाए जो चुका सके, यानी उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उधार देना। कुल मिला के उसकी औकात, किसी व्यक्ति की औकात को देख करके उसको उधार देना, अगर हम देशी भाषा में कहें तो, यानी वो उधार चुकाने योग्य है कि नहीं है, उसको देख करके उधार देना। इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, उसको बोलते हैं गुणात्मक तरीका। ठीक है, तो इनका फिर डिटेल है, जैसे मैंने बताया था कि एसएलआर का क्वेश्चन अभी 2024 में प्री में पूछा गया है यहां से। इसमें सबसे पहले आता है बैंक दर, है ना। बैंक दर एक तरीके से ब्याज दर होती है, जैसे हम उसको ब्याज दर बोलते हैं, वैसे जो है आरबीआई और अन्य बैंकों के बीच उसको बैंक दर बोला जाता है। यूएसए में इसको फेड रेट बोलते हैं, फेड रेट, फेडरल रिजर्व, वहां का केंद्रीय बैंक है यूएसए में, तो उसी के नाम पर उसका नाम है फेड रेट। ठीक है, और ये बैंक दर है, और हम कहते हैं ब्याज दर, यानी हम जो है बैंक से जो उधार लेते हैं उस पर हमारा बैंक जिस दर से हमें उधार उपलब्ध कराता है, जिस रेट से, उसको हम कहते हैं ब्याज दर। यही जो है अन्य बैंक आरबीआई से जो उधार लेते हैं, तो आरबीआई जो है जिस दर से ब्याज वसूलता है अन्य बैंकों से, उसको हम बैंक दर बोलते हैं। वो दीर्घकालिक अवधि के लिए होती है, बैंक दर यानी दीर्घकालिक अवधि के लिए। कोई चीज में लगभग दूसरी रूप में लिखी हुई है, बैंक दर से आश्रय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक के प्रथम श्रेणी बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है ना, जो भी उनकी प्रतिभूतियां हैं, जो भी सिक्योरिटीज है, उन पर जो है जिस दर से उधार देता है उसको हम कहते हैं, उस दर को कहते हैं बैंक दर। ये दीर्घकालिक अवधि के लिए होता है ना। दीर्घकालिक अवधि मतलब 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से 1 वर्ष से ज्यादा, इसको कहते हैं दीर्घ अवधि। अल्प अवधि 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम समय की अवधि होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म यानी अल्प अवधि। 1 वर्ष या उससे ज्यादा अवधि जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये दीर्घ अवधि के लिए दिया गया उधार होता है बैंक। इसके बाद आता है नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। सीआरआर का जो लेख है वो आरबीआई एक्ट 1934 में दिया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है कि कोई किसी बैंक को, अनुसूचित जो बैंक है उनको जो है आरबीआई के पास एक निश्चित अमाउंट जो है रखना पड़ता है, और ये एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। इस अमाउंट के एवज में आरबीआई जो है उस बैंक को उधार देता है। अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट आरबीआई के पास जमा नहीं है किसी बैंक का, तो आरबीआई जो है उसको उधार देने से मना कर देता है। वो अमाउंट कितना हो सकता है, वो 3 से 15% तक हो सकता है। 3 से 15% किसका, उस बैंक की कुल जमाओं का, है ना। मतलब 3% मिनिमम अमाउंट है, 15% अधिकतम है। बाद में जो है 2006 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन कर दिया गया और 3% की जो मिनिमम जो लिमिट है उसको हटा दिया गया, है ना। तो ये है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल नकदी का वह भाग ये प्रतिशत होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है ना, सीआरआर कहलाता है। यह 3 से 15% कीमत हो सकता है जिसका निर्धारण आरबीआई करता है। ये देखिए 2006 में इसकी 3% की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आगे बन सकता है कि
सीआरआर की न्यूनतम अवधि कितनी थी, इसको समाप्त किया गया 2004 में। जो एसएलआर का क्वेश्चन आया है वैसा सीआरआर का भी क्वेश्चन आगे बन सकता है, तो ये ध्यान रखने का है, इंपॉर्टेंट है। सीआरआर का क्वेश्चन आ चुका है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सीआरआर की जो मिनिमम लिमिट है 3% उसको हटा दिया गया है और अधिकतम 15% है। यानी ये जो है आरबीआई डिसाइड करता है और आरबीआई के पास जो है इतना अमाउंट सभी बैंकों को रखना पड़ता है। इसमें कमी वृद्धि जो है आरबीआई करता रहता है समय के हिसाब से। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें कमी वृद्धि का असर क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। ये है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर है। इसका उल्लेख बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में किया गया है। सीआरआर का उल्लेख आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया है, दोनों का अलग अलग उल्लेख है ना। इसके अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग अथवा सावधि देयताओं का वह प्रतिशत या अनुपात है जो उन्हें साख उपलब्ध कराने से पूर्व स्वर्ण या सरकार के अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है। ये लिक्विड मनी के रूप में होता है एसएलआर, यानी जो बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उनको वो उधार तभी दे सकते हैं जब उनके पास एसएलआर का एक निश्चित अमाउंट हो। अगर एसएलआर का निश्चित अमाउंट नहीं है तो वो उधार नहीं दे सकते हैं, तो उनको एक लिक्विड मनी के रूप में जो है कुछ अमाउंट अपने पास रखना होता है। सीआरआर के संबंध में क्या है, सीआरआर के रूप में अमाउंट बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, जबकि एसएलआर के रूप में अमाउंट अन्य बैंकों को अपने पास लिक्विड मनी के रूप में रखना होता है, तभी उधार दे सकते हैं। और वो कितना हो सकता है, वो 25 से 40% की मध्य हो सकता है उसकी डिपॉजिट्स का, जिसका निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। लेकिन 2007 में 25% की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है, तो उसमें 25% की मिनिमम लिमिट को क्वेश्चन पूछा गया था। ये पहले से ही मेरे नोट्स में विद्यमान था। बच्चे सोचेंगे कि सर ने बाद में ऐड कर दिया, जबकि पहले से ही ये फैक्ट दिया हुआ था, जो क्वेश्चन आया था। और ज्यादातर जो नोट्स थे, ज्यादातर बुकलेट थी, उनमें ये चीज नहीं थी। इसके बाद आता है खुले बाजार की क्रियाएं। इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिनिधियों का क्रय विक्रय करता है, जिससे बाजार की मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है। यानी जो भी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदना बेचना तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता में कमी वृद्धि करने के लिए, मुद्रा का जो सर्कुलेशन है उसमें कमी वृद्धि करने के लिए आरबीआई द्वारा जो है उनको खरीदा या बेचा जाता है। इसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। इसका एक बार क्वेश्चन 2 मार्क्स में मेंस में पूछा गया है ना? तो ये हो गया। इसके बाद आता है रेपो दर। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से नगद ऋण लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। ये एक्चुअली बैंक दर जैसा है, जैसे मैं बताया था। बैंक दर में क्या होता है, दीर्घ अवधि के लिए जिस दर से अन्य बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसको कहते हैं बैंक दर। यहां पर कम अवधि है, बस अंतर सिर्फ कम अवधि का है। और कम अवधि के लिए जब बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो उस उधार पर आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट वसूला जाता है, जो ब्याज वसूला जाता है, उसको हम कहते हैं रेपो दर। बैंक दर में भी यही चीज है, लेकिन वहां पर लंबी अवधि के लिए है ना। जब कोई बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए उधार लेता है, उस पर जो ब्याज वसूलता है आरबीआई, वो बैंक दर है। जब कोई बैंक कम अवधि के लिए आरबीआई से ऋण लेता है, उधार लेता है, तो उस पर जो है आरबीआई द्वारा जो ब्याज वसूला जाता है उसको रेपो दर बोलते हैं, है ना। तो यह है रेपो दर। रीपरचेजिंग ऑप्शन इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है रिवर्स रेपो दर। ये उल्टा है। रिवर्स रेपो दर मतलब अन्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जो जमाएं रखी जाती हैं, उन जमाओं पर आरबीआई बैंकों को जिस दर से इंटरेस्ट देता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ये भी कम अवधि के लिए होती है। अल्प अवधि के लिए अन्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जो जमाएं रखी जाती हैं, उन जमाओं पर जिस दर से इंटरेस्ट
ये ब्याज आरबीआई बैंकों को चुकाता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर, यानी रेपो दर में ब्याज वसूलता है आरबीआई बैंकों से, रिवर्स रेपो दर में आरबीआई बैंकों को ब्याज चुकाता है, क्योंकि बैंक जो है आरबीआई के पास कुछ जमाएं रखते हैं, तो जो जमाएं रखी गई हैं उन जमाओं पर इंटरेस्ट आरबीआई को देना होता है, तो रिवर्स रेपो दर होता है। देखो सीआरआर जो होता है, सीआरआर के रूप में भी जो है जमाएं रखी जाती है बैंकों द्वारा आरबीआई के पास, लेकिन सीआरआर में जो है कोई इंटरेस्ट आरबीआई बैंकों को नहीं देता क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट होता है ना। लेकिन अन्य जो जमाएं होती हैं उन पर जो है आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट चुकाया जाता है, ब्याज चुकाया जाता है बैंकों को, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, ये हो गया। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ इसको कहा जाता है। 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था, जब 1% था इसमें प्रावधान, अब इसमें 2% इसको कर दिया गया। प्रारंभ में ये नई दर है जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनकी कुल मांग का 2% ऋण दिया जाता है ना। जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके द्वारा जो उनकी जो डिमांड है उसकी कुछ डिमांड का यानी कुल लागत का 2% जो है आरबीआई से ये उधार लेते हैं, इसको कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको कहा जाता है ना। यानी टोटल जो खर्च है किसी बैंक का, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई बैंक, तो उसका जो टोटल लागत है उसका 2% जो है आरबीआई से उधार ले सकता है। इस पर जो इंटरेस्ट आरबीआई वसूलता है उसको कहते हैं एमएसएफ दर, है ना, एमएसएफ दर ये। ठीक है, प्रचार है। बैंकों द्वारा ज्यादातर उधार देने पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को चेतावनी दी जाती है, प्रचार किया जाता है कि भाई ज्यादा उधार नहीं देना है, उधार इतना दो जिससे वापस मिल सके, सही व्यक्ति को उधार दो। बैंकों द्वारा चेतावनी देने पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती, चेतावनी दी जाती है, चेतावनी नहीं मानने पर जो है डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन, उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन किया जाता है अगर वो चेतावनी के बाद भी जो है बैंक नहीं मानता, नहीं सुनता है। साख राशि, इसमें जो है बैंक किसी बैंक कोई आरबीआई जो है किसी बैंक को कितना उधार देगा उसकी लिमिट तय कर देता है, और वो लिमिट उसकी साख पर निर्भर करती है। उसने पहले उधार लिया था आरबीआई से, उसने सही समय पर चुका दिया, तो उसकी जो है साख ज्यादा होती है, अच्छी होती है, तो उसको ज्यादा उधार आरबीआई देता है। तो वही चीज में बताई गई है कि आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को उधार देने की राशि की सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे साख का राशि कहते हैं। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग सीमा निर्धारित होती है। जिन बैंकों द्वारा समय पर ऋण चुकाया जाता है उसके लिए साख की जो राशि है वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा राशि होती है उसकी। तो इस तरीके से ये साख राशि, हालांकि हम इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पोर्शन, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, एमएसएफ दर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो परिमाणात्मक जो उपाय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुणात्मक उपाय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं परिमाणात्मक उपाय से। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ और चीजें हम आगे बैंकों से संबंधित पढ़ेंगे, बैंकों का पूरा टॉपिक बाकी है, वाणिज्यिक बैंकों के बारे में आगे पढ़ना है। तो आगे में जो है नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।